Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College, अजमेर। लास्ट टर्न पर हमने प्रत्यक्ष करों का इतिहास और प्रत्यक्ष करों का आधारभूत ढांचा इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। जैसा कि हम जानते हैं, कर लगाने की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। हालांकि पिछले ज़माने में इसको हम कुछ और नाम से, जैसे लगान, चौथ वसूली, इन नामों से भी जाना जाता था। उसके बाद हमने देखा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा लिखित कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में भी कर लगाने, उसे वसूल करने और चोरी को रोकने के तरीकों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सम्राट अकबर के ज़माने में भी उनके राजस्व मंत्री टोडरमल ने कर लगाने, उनका संग्रहण करने और कर चोरी को रोकने के प्रभावशाली तरीके अपनाए थे। 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वीडन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कार्ल डोर की अध्यक्षता में इस आशय के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने उस समय हमारे देश में 5 प्रकार के प्रत्यक्ष करों को लगाने का सुझाव दिया था, जो कि आयकर, धनकर, उपहार कर, संपत्ति कर और व्यय कर, ये 5 हैं। हालांकि बीच में किसी समय ये सभी प्रकार के कर हमारे देश में लागू थे, परंतु वर्तमान में इन प्रत्यक्ष करों में से केवल एक ही प्रत्यक्ष कर, आयकर जो है, वही अभी वसूला जा रहा है। प्राचीन काल में कर की चोरी को रोकने के उपायों का उल्लेख, जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है और टोडरमल ने भी बतलाया है, तो इससे ये जो है स्पष्ट होता है कि मनुष्य स्वभाव से ही कम कर चुकाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसके लिए उसके पास 3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि वो कर की चोरी करे, दूसरा ये कर का बचाव, और तीसरा कर नियोजन। कर की चोरी एक कानूनी अपराध है और कर की चोरी करने वाले को सरकार के द्वारा नियमानुसार सजा और जुर्माना अथवा दोनों के द्वारा दंडित किया जा सकता है। कर का जो बचाव है ये कुछ सीमित समय के लिए ही संभव होता है, क्योंकि सरकार को कर कानून की कमियों का पता चलने पर वह कानून में संशोधन करके कर बचाव की संभावनाओं को समाप्त कर देती है। और तीसरा जो तरीका है कर नियोजन, दीर्घकाल में करदाता के पास कम कर चुकाने का केवल ये एक ही उपाय बचता है और वो है कर नियोजन। कर नियोजन का अर्थ या मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग। जब कोई व्यक्ति कर कानून में दी गई छूट, राहत, कर अवकाश, कटौती, इन सब का लाभ लेते हुए अपने कर दायित्व को न्यूनतम करता है, तो इसे हम कर नियोजन कहते हैं। इस प्रकार कर नियोजन में करदाता के द्वारा कर कानूनों में कमियां नहीं ढूंढी जाती या कर की चोरी नहीं की जाती, बल्कि कर कानून के अनुसार वो अपनी आय, व्यय, बचत, विनियोग, इनके ऐसे तरीके अपनाता है जिससे कि कानून में दी गई छूटें, कटौतियाँ उसको प्राप्त हो जाए तथा उसको कम कर देना पड़े। अब जो इस संबंध में परिभाषाएं प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई है, उसमें से एक है प्रोफेसर कार्ल डोर के द्वारा दी गई परिभाषा कि कर नियोजन नैतिक है, इसमें करदाता ईमानदार बना रहता है तथा कर नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसी प्रकार प्रोफेसर डाल्टन ने भी इसकी एक परिभाषा दी है कि कर नियोजन सरकार की नीतियों के अनुसार ईमानदारी से काम करते हुए कर छूट अथवा कर प्रेरणाओं का लाभ उठाते हुए कम से कम कर चुकाने का वैज्ञानिक तरीका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कर नियोजन है, इसमें करदाता अपने कर दायित्वों को कम करने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाता है जो कि सरकारी नीतियों के अनुरूप होती हैं, उसके विरुद्ध नहीं होती, और सरकारी कानून के द्वारा उसको दी गई छूटों, कर प्रेरणाओं आदि का वो अधिकतम लाभ उठाकर अपने कर दायित्व को कम करता है। कर नियोजन की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। कर नियोजन की उपरोक्त परिभाषा और अर्थ के आधार पर हम कर नियोजन की निम्नलिखित विशेषताएं जो हैं ये देख सकते हैं। पहला, कर नियोजन नैतिक है। कर नियोजन के कार्य को सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, अर्थशास्त्र के द्वारा, सभी के द्वारा नैतिक माना गया है, मॉरली करेक्ट है। इसमें कर चोरी या कर बचाव की भावना नहीं होती, तो करदाता के मन में किसी प्रकार का भय, पाप आदि भी नहीं रहता है, बल्कि इससे करदाता का मनोबल ऊंचा बना रहता है और करदाता ईमानदार भी इसमें बना रहता है। दूसरा, कर नियोजन सरकारी नीतियों एवं भावनाओं के अनुरूप होता है। सरकार कर कानूनों में जो छूट है, रियायत है या सुविधाएं हैं, वो अपनी सरकारी नीतियों को मनवाने के लिए देती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सरकार ये चाहती है कि करदाता इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। तो इसमें कर नियोजन में सरकारी नीतियों का पालन किया जाता है और सरकार जिन नीतियों का पालन करवाना चाहती है उन नीतियों का पालन किया जाता है। जैसे अगर सरकार इच्छुक है कि निर्यात व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो वह निर्यात व्यापार के लाभों को करमुक्त कर सकती है, या वो ये चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या करमुक्त क्षेत्रों में कहीं व्यवसाय स्थापित किया जाए तो वो वहाँ पर छूट देती है या एक सीमित अवधि के लिए छूट देती है उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर। तो उद्यमी वहाँ व्यवसाय लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, तो वो सरकारी भावना के अनुसार काम कर रहा है। तो इसमें सरकारी नीतियों का पालन करता है और उसे अपने लाभों पर कम कर देना पड़ता है। तीसरा इसमें है, कर नियोजन बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। कर नियोजन में कर कानून में दी गई छूट, रियायत, प्रेरणा या सुविधाओं का लाभ उठाया जाता है, और चूंकि कर कानून, जैसा कि हमने पहले भी बताया, बहुत जटिल होते हैं, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ही इसका पूर्ण अध्ययन करके और अनेक वैकल्पिक तरीकों में से जो उसके लिए अधिकतम कर बचाव वाला, कर नियोजन वाला तरीका होता है, उसी को वो अपनाता है। तो इस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति ही ये काम कर सकता है, क्योंकि यदि कर कानून की पालना नहीं की गई तो आयकर अधिकारी छूट देने से मना कर सकता है, या गलत विकल्प चुन लिया जाए, विकल्प में कोई भूल हो जाए तो कर दायित्व घटने के स्थान पर बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट इसमें है, कर नियोजन केवल कर विशेषज्ञों की सहायता से ही संभव है। कर नियोजन के लिए कर कानूनों का सूक्ष्म और गहन अध्ययन बहुत आवश्यक है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। फिर दूसरी बात ये भी है कि कर कानूनों में बहुत जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कर कानूनों में होने वाले परिवर्तनों का पूर्ण ज्ञान, अप टू डेट चेंजेस की नॉलेज व्यक्ति को होना आवश्यक है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो कर नियोजन के लिए हमें कर सलाहकारों की, कर विशेषज्ञों की मदद लेनी ही पड़ती है। नेक्स्ट इसमें है, कर नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। कर नियोजन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके अंतर्गत किसी निर्णय के केवल अल्पकालीन प्रभावों को नहीं देखा जाता है, बल्कि दीर्घकालीन प्रभावों को ध्यान में रखकर ही अगर निर्णय लिया जाए या विकल्प अपनाया जाए तो ही कर नियोजन या टैक्स प्लानिंग संभव है। अगर आपने कोई ऐसा विकल्प चुन लिया जो एक बार अल्पकाल में तो आपको राहत दे रहा है, परंतु दीर्घकाल में आपके कर दायित्व को वृद्धि करता है, तो ऐसे विकल्प को हमें नहीं अपनाना चाहिए। इसका एक उदाहरण है, जैसे 1988-89 असेसमेंट ईयर से एक नेशनल सेविंग स्कीम सरकार ने लागू की थी, जिसमें धारा 80 CCA के तहत राशि जमा कराने पर 20,000 तक की कटौती प्राप्त होती थी। अब यहाँ उस साल तो तुरंत कटौती प्राप्त हो जाती थी इस सेक्शन में,
परंतु इस खाते से 3 वर्ष बाद जब रकम वापस निकाली जाती थी तो निकाली गई संपूर्ण रकम पर, यानी मूल राशि प्लस ब्याज की राशि, दोनों टैक्सेबल होती थी या दोनों पर जो है टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस विकल्प को अपना रहा है और उसकी दीर्घकालीन अवधि है, आगे उसकी और इनकम बढ़ने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में उसने अगर ये विकल्प अपनाया है तो उसके लिए विकल्प और महंगा साबित हुआ। तो दीर्घकालीन बात को ध्यान में रख कर के हमें टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए थी। हाँ, ये उन व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी जो 1-2 वर्ष बाद मान लो सरकारी सेवा में हैं और 1-2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो 1-2 वर्ष बाद उनकी इनकम कम हो जाएगी, तो 3 साल बाद जब वो इसको विड्रॉ करेंगे तो इस पर कम दर से टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार अनेक विकल्पों में से दीर्घकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें विकल्प का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है, कर नियोजन के अनेक तरीके होते हैं। कर नियोजन का या टैक्स प्लानिंग का कोई एक तरीका नहीं होता, अनेक तरीके होते हैं और करदाता को अपनी परिस्थिति के अनुसार अनुकूल तरीका अपनाना चाहिए। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि बचत और विनियोग यही कर नियोजन का तरीका है, लेकिन एक सैलरीड पर्सन मान लो यहाँ तक ही सीमित होता है, लेकिन जो और बड़े करदाता हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनके पास और कई तरीके भी कर नियोजन के होते हैं, जिनमें से उन्हें विभिन्न वैकल्पिक तरीकों में से उपयुक्त तरीके का चुनाव करना चाहिए। जैसे उद्योगों को शहरी क्षेत्रों में स्थापित किया जाए या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाए या मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया जाए, इनमें से कोई विकल्प चुनना। व्यापार के स्वरूप में से कोई विकल्प चुनना, एकाकी व्यापार की स्थापना की जाए या साझेदारी व्यापार की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार के कई वैकल्पिक तरीके होते हैं, उनमें से सर्वाधिक लाभप्रद वैकल्पिक तरीके का आपको चुनाव करना चाहिए, तभी टैक्स प्लानिंग में आप सफल होंगे, कर नियोजन में आप सफल होंगे। कर नियोजन एक सकारात्मक प्रक्रिया है। कर नियोजन के अंतर्गत कर कानून की कमियों को नहीं ढूंढा जाता, बल्कि कर कानून में दी गई छूट, रियायत, कटौती, इनका अधिकाधिक लाभ उठाया जाता है। तो इस प्रकार यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो सरकार, समाज और करदाता सभी को लाभ पहुंचाती है। और लास्ट इसमें है, सरकार द्वारा दीर्घकालीन कर नीति अपनाने पर ही कर नियोजन संभव है। सरकार के द्वारा दीर्घकालीन कर नीति अपनाई जाएगी तभी कर नियोजन संभव हो पाता है। यदि सरकार बार बार अपनी कर नीति में परिवर्तन करती है तो करदाता अपने निर्णय के दूरगामी परिणामों के प्रति आश्वस्त नहीं होता तथा कर नियोजन के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है। तो इस प्रकार सरकार अगर दीर्घकालीन कर नीति अपनाएगी तभी टैक्स प्लानिंग इफ़ेक्टिवली जो है पॉसिबल हो पाएगा या संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग की परिभाषाएं क्या है, अर्थ क्या है और टैक्स प्लानिंग की विशेषताएं जो है वो क्या है। नेक्स्ट में इसके आगे हम और लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।